नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भरोसा दिलाया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तेल आ रहा है, राशन भरा है और बाहर फंसे लोग वापस आ रहे हैं इस युद्ध की स्थिति में। सुनने में तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जब बाजार खुला तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 सब धड़ाम हो गए। सिर्फ एक घंटे के अंदर करीबन 13 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स को सरकार के भरोसे से ज्यादा जमीन के हालात पर शक है। और आप जानते हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि आने वाले दिनों में हमें कोरोना की तरह तैयार रहना पड़ेगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस भाषण का क्या मतलब निकाला जाए कि हमें आने वाले समय में कोरोना की तरह तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि हमें पलायन के लिए तैयार रहना पड़ेगा? इसका मतलब यह समझा जाए कि हमें बेरोजगारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा? क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि भुखमरी के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा? क्या समझा जाए? क्योंकि समझिए आप कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बनी हुई है, तमाम खबरें सामने आ रही हैं, इसका असर भारत पर देखने को मिल रहा है, भारत के लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है। गुजरात जैसी जगह पर भी हम देख रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। कल मैंने आपको पूरी स्टोरी भी दिखाई थी कि किस तरीके से गुजरात के अंदर सूरत जैसी जगहों पर एक बड़ा जो वर्ग है मजदूरों का वो पलायन कर रहा है। फैक्ट्रियों को कई कई दिनों के लिए बंद रखना पड़ रहा है। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट, यूएस और ईरान के बीच तनाव जो है खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तेल और गैस का इसी जगह से आता है। और हालात यह है कि कई टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं, सप्लाई पहले से कम हो चुकी है और इस वजह से कच्चा तेल भी $113 के पार चला गया है। देश के अंदर गैस सिलेंडर की सप्लाई लगातार कम हो रही है, लोग लाइनों में लगातार लगे हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनियां अब वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि अब लोगों के सिलेंडर में जो 14 किलो की गैस मिलती थी, जो एलपीजी सिलेंडर घरों में इस्तेमाल होता था, उसके अंदर अब 14 किलो के बजाय 10 किलो का सिलेंडर जो है वो पहुंचाया जाएगा। जो गैस है उसे कम कर दिया जाएगा क्योंकि जो गैस है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मतलब साफ है, सामान वही है लेकिन मात्रा अब आपको कम मिलेगी। यानी आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर इसका असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। और आप सोचिए कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। रुपए के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, रुपया लगातार गिर रहा है, बाहर से आने वाली हर चीज महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, सब्जी दाल महंगी हो रही है। यानी महंगाई का पूरा चक्र शुरू हो चुका है। आप ये सोचिए कि अपने ऑफिस से निकलने के बाद अगर आप कहीं आसपास किसी चाय की टपरी पर चाय पीते होंगे तो वो चाय भी अब 10 रुपए के बजाय कई जगहों पर आपको 15 रुपए की मिल रही होगी या इससे ज्यादा। कई छोटी छोटी चीजों की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आज शेयर बाजार जब खुला तो किस तरीके से एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली और साथ ही साथ में आज कई लोगों ने इसे ब्लैक मंडे तक करार दिया क्योंकि एक बड़ा झटका शेयर मार्केट को लगा और इसका सीधा असर सोने चांदी के दामों पर भी देखने को मिला। और ईरान भी जवाबी हमले कर ही रहा है। दूसरा, तेल के बढ़ते दाम जो भारत जैसे देश के लिए बड़ा खतरा है। तीसरा, कमजोर रुपया और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटना। और चौथा, विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकावली। मार्च के अंदर सिर्फ 20 दिनों में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अपना मार्केट से निकाल लिया। सोचिए कि किस तरीके से इस युद्ध के कारण एक भारी उथल पुथल भारत के अंदर भी देखने को मिल रही है। और अगर आप इन तस्वीरों को जोड़े तो आप क्या देख पाएंगे कि सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जमीन पर हालात ये हैं कि तेल महंगा हो रहा है, सप्लाई अटक रही है, रुपया गिर रहा है, विदेशी पैसा बाहर जा रहा है और
यही वजह है कि बाजार ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और ब्लैक मंडे जैसे हाल बन गए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो संसद के अंदर भाषण दे रहे हैं तमाम युद्ध की स्थितियों को लेकर, अब जाकर अपनी चिंता जो है वो जाहिर कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। दोस्तों, आप एक और बात गौर करिए, आज रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, लेकिन बाजार और गलियों में वैसी हलचल नहीं है जैसी 13 साल पहले हुआ करती थी। याद करिए 2013 का वो दौर जब रुपया पहली बार 60 के पार निकला था और टीवी से लेकर अखबारों तक रुपया आईसीयू में भर्ती जैसी हेडलाइंस की बाढ़ आ गई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी ने तीखा तंज कसते हुए कहा था कि रुपया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों मौन हो गए हैं। तब होड़ लगी हुई थी कि रुपए की वैल्यू और पीएम की उम्र में से कौन ज्यादा तेजी से गिर रहा है। और आज वही पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, आज की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी जब बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी की बर्बादी का रोना रोती थी। लेकिन वक्त बदला, सुर भी बदले, और आज जब 2022 के बाद से उनका तर्क है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आज देखिए ना वो सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं, ना बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं जो कभी कहते थे कि वो रुपये को 40 रुपए पर ला देंगे। अमिताभ बच्चन जैसे लोग रुपीट जैसे नए शब्द इजाद कर बिगड़ते हुए रुपए का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज जब 94 के पार भी रुपया हो जाता है तो ये सारे दिग्गज कहीं छिपे हुए नजर आते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, 2013 में जो गिरावट भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था, आज उसे ग्लोबल फैक्टर्स और युद्ध का बहाना देकर जायज ठहराया जा रहा है। क्या रुपए की वैल्यू के साथ देश की इज्जत से तब गिरती है जब बीजेपी विपक्ष में थी, या फिर अब हम इतने आदी हो चुके हैं कि 94 का आंकड़ा भी हमें रुपए का गिरता हुआ चुभता नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सच तो यह है कि 60 से 94 तक के इस सफर में सिर्फ सरकारें और उनके तर्क बदले हैं, बोझ तो सिर्फ आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि वेस्ट एशिया संकट से निपटने के लिए ब्रिक्स समिट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। पार्टी का कहना है कि मोदी जी अमेरिका और इजराइल को नाराज नहीं करना चाहते। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत इस साल नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला है। ऐसे में सरकार को वेस्ट एशिया संकट पर कूटनीतिक पहल के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। खुद को विश्व गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री इस दिशा में पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नाराज नहीं करना चाहते। केवल फोन कॉल के जरिए बातचीत की सीमाएं होती हैं, जबकि समिट के जरिए ठोस फैसले और आमने सामने की बातचीत ज्यादा प्रभावी होती है। वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही थी, जरा उन्हें भी सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबी चलेगी, अभी जो ये बात वॉर की सिचुएशन है वो लंबी चलेगी, उसके बाद को भी सर्कमस्टांसेस सब कुछ एकजुट रहना चाहिए, जैसे कोविड से लड़ाई लड़ी वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या है। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि
हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। ओटीपी को लेकर उन्होंने कहा कि हार्मोन्स जो है उसको लेकर भी कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी ऐसे अटैक होना लगा कहा कि हार्मोन्स को लेकर डीलिंग कर रही है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से। आपको लगता है ये बड़ा कदम है? और 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है, पहले उनको कहने तो दीजिए कि क्या करने वाले हैं। आप कह रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कहा। अमित शाह ने तमाम दलों से, तो जब पता चलेगा उस बैठक में एग्जैक्टली हुआ क्या, तभी मैं इसका जवाब दूंगा। वहीं जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर्स ब्लैक में मिल रहे हैं और साथ ही साथ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया, एयरलाइंस की टिकट प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए, इन तमाम चीजों को लेकर आज पवन खेड़ा कांग्रेस नेता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लाखों लोग गल्फ के देशों में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, रेमिटेंस आता है वहां से। गुलाम ने यह नहीं सोचा, जिनके लिए कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन से हमारे लोगों को वापस लाया, कहां है पापा? हमारे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको कब लाओगे? उनके बारे में सोचे बगैर मेडल लेने आप चले गए अपने मालिक के पास। मैंने सिर्फ यहां साहिब, बीबी और गुलाम लिखा है। साहिब और बीबी के पीछे एक और बड़े साहब हैं, एप्स्टीन नाम है उनका, उनका जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। हमें क्या पड़ी थी, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी, कौन सी कमजोर नस थी, कौन सी ईडी थी, कौन सी सीडी थी, कौन सा वीडियो था कि हम यहां बिछ गए, सीधे नहीं खड़े रह पाए, हर घर को नुकसान पहुंचाया, हर व्यापार को नुकसान पहुंचा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गरम मसाले, चावल, केले, अंगूर, कौन सा ऐसा किसान नहीं है जो आज परेशान है गुलाम की गुलामी की वजह से। फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सारे आंकड़े हम आपको दे चुके हैं। ये सारे, हर किसान, हर मिडिल क्लास, रूरल, अर्बन, सब जगह गुलामी की कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं। 5,000 रुपए का ब्लैक चल रहा है सिलेंडर पर। जो इंडस्ट्रियल डीजल है 22 रुपए से उसकी कीमत बढ़ा दी गई। जो प्रीमियम पेट्रोल है 2 रुपए बढ़ा दी गई। और हम दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इसमें भी हम बार बार कह चुके हैं कि आपने जो 28 लाख करोड़ अर्जित किया पिछले 12 सालों में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, अब तो कम से कम वो राहत उपभोक्ता को दिलवाइए। नहीं दिलवाएंगे, ये भी आप लिख लीजिए। तो बहरहाल आप लोग अब इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार धड़ाम से गिरता हुआ स्टॉक मार्केट, वहीं दूसरी ओर भाषण पीएम नरेंद्र मोदी का सामने आया। आज संसद के अंदर उन्होंने ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध पर अपनी बात रखी। इन तमाम चीजों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।